જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું હતું ફિઝિક્સ। તો ફિઝિક્સની અંદર તમે સૌથી પહેલા બે લેક્ચરમાં એટલે કે ફર્સ્ટ વીકની અંદર આપણે फिजिक्सનો सिलेबस અને बेसिक स्टेट ऑफ द मैटर यानी कि बेसिक लेवल पे क्या है कोई स्टेट का, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, वो सब की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। फिर उसके बाद वाले वीक में यानी कि अगले वीक में हम लोगों ने साथ में मिलकर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर वो वाला चैप्टर चालू किया था और उसके अंदर हम इलास्टिसिटी जैसा कुछ पढ़ रहे थे। तो अब हम वहाँ से थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी पदार्थ का जो हमने इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा था और कितना पढ़ा था, वो सब पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको वो फिर रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले था डिफॉर्मेशन फोर्स। फोर्स यानी कि क्या कि कोई भी चीज़ है अगर वो स्थिर है या तो फिर वो गति में होगी, दो ही होगी कोई भी चीज़, तो क्या होगा कि फोर्स यानी कि कोई ऐसी है, कोई हमें उससे क्या करते हैं कि कोई स्थिर पदार्थ है वो गति में आ जाती है और गतिमान पदार्थ है वो स्थिर हो जाती है, उसे हम फोर्स बोलते हैं। और उसे ही हम न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं। कि न्यूटन का पहला नियम क्या था कि स्थिर पदार्थ स्थिर है और गतिमान पदार्थ गतिमान रहने की कोशिश करता है तब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य परिबल असर ना करे, और वो बाह्य परिबल जो है उसे ही हम फोर्स कहते हैं। वो होता है फोर्स। फिर आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया कि जो फोर्स हमारी बॉडी का शेप और साइज में डिफॉर्मेशन पैदा करे, शेप और साइज में बदलाव लाए, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। उसके बाद हमने देखा था इलास्टिसिटी। तो मैंने आपको रबर के एग्जाम्पल के दौर से समझाया था कि इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि अगर हम कोई चीज़ पर फोर्स लगाते हैं यानी कि उसे खींचते हैं या फिर दबा देते हैं, टेंसाइल फोर्स देते हैं या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स देते हैं, उस अरसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी है उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन यानी कि उनका कोई आकार है, उनकी कोई आकृति है, उसमें क्या होता है चेंजेस हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है और वो बदलाव आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने फोर्स रिमूव कर दिया कि हमने फोर्स इस सिस्टम से हटा दिया, तो जो हमारी चीज़ है, जो हमारा पदार्थ है, वो क्या करेगा फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त कर लेगा। अगर जो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त कर लेता है तो उसे हम इलास्टिक पदार्थ कहते हैं, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त करने में नाकाम रहता है तो फिर हम उसे बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल क्या होता है वो तो हमने समझ लिया कि अगर कोई पदार्थ को हम खींचे यानी कि कोई रबर की बैंड है, उसे हम रबर की रिंग तो खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वैसा अचीव कर लेगी, यानी कि वो होता है इलास्टिक पदार्थ। और इलास्टिक पदार्थ यानी कि अब आता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक पदार्थ किस लिए इलास्टिक होता है? रबर को हम मोड़ देते हैं फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो उसकी ए प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया इलास्टिक प्रॉपर्टी। फिर आता है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि कोई ना हम रबर को खींचते हैं, ज़्यादा खींचते हैं, बहुत जोर से खींचते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जहाँ से रबर टूट जाएगा, खींचेगा नहीं और वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम फोर्स कि जो हम रबर बैंड पे लगाते हैं और वो मैक्सिमम पॉइंट तक क्या करता है कि वो फोर्स हटा देने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट तो और वो मैक्सिमम फोर्स को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी कि वो क्या हो गया कि पदार्थ जो हमारा है, रबर जो हमारा है, वो लिमिट तक इलास्टिक है। बाद में उनसे जरा सा भी हल्का उसे हम खींचेंगे या फिर उस पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि जो रेंज तक, जो पॉइंट तक हमारा पदार्थ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। हाँ, ऐसा नहीं है कि इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाने के बाद पदार्थ टूट ही जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है।
मैं आपको कोई एक स्टील का सलिए का एग्जांपल देता हूँ। तो एक स्टील का सलिया है, स्टील का रोड है, तो हम मुझे खींचेंगे तो क्या होगा, स्टील है वो बेहतरीन इलास्टिक पदार्थ है, रबड़ से भी ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, तो स्टील है हमारा। तो क्या होगा, स्टील को हम खींचेंगे तो क्या होगा, वो खींचेगा वापिस अपनी पोजीशन आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा खींचेंगे तो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। वो हो गया हमारे इलास्टिक लिमिट, यानी कि जब तक हम उसे खींचते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल साइज शेप जो होता है वो गेन कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैंने ज़्यादा खींचा, स्टील हमारा टूटा नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल पोजीशन है ना वैसा फिर से नहीं होगा, उसमें कोई डिफरेंस आ जाएगा, खींचे का खींचा रह जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, जो भी आपको सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि वो प्लास्टिक हो गया, और प्लास्टिक लिमिट के बाद भी हम खींचते हैं तो फिर वो ब्रेक होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई उसके बाद ब्रेकिंग ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कोई संजोगों में होता है ऐसा, लेकिन सभी में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक लिमिट। फिर आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि क्या है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि जो परफेक्टली इलास्टिसिटी को फॉलो करता हो, ऐसा कोई पदार्थ है उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और उसका एग्जांपल हमने दिया था क्वार्ट्ज, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, वो सब। ठीक है, वो हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। उसके बाद आता है हमारा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक यानी कि क्या, जो हम यूज करते हैं वो वाला प्लास्टिक नहीं। जैसे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पदार्थ का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वैसे ही प्लास्टिसिटी वो भी एक प्रकार का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। और हम बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि इलास्टिसिटी में क्या था कि हम पदार्थ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे, उसके शेप और साइज में बदलाव आता था, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वो फिर से क्या हो जाता था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता था। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक में क्या है कि हमने कोई पदार्थ को खींचा, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स डाला, तो फिर वो फोर्स हटाने के बाद जैसा डिफॉर्मेशन में था वैसा ही रहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन नहीं प्राप्त करेगा। उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक पदार्थ, और उसकी ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये हो गया हमारा प्लास्टिसिटी। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि तनाव। उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ा था। तो स्ट्रेस क्या होता है कि रिफॉर्मिंग फोर्स होता है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि क्या, हमने किसी पदार्थ को ऐसे दबाया है, फिर वो अपनी आप मूल स्थिति में आ जाता है, इलास्टिक पदार्थ है तो हमारा, लेकिन हमने फोर्स दिया, ठीक है, तो वो फिर बाहर आने के लिए उसके अंदर से भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात हम मान ले तो न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन वाला लॉ, तो उसमें क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस तौर पे भी हम देखें कि हमने कोई पदार्थ को दबाया है तो वो क्या करेगा, वो जो अपनी स्थिति है वो स्थिति में ही रहने की ट्राई करेगी, वो दबेगा नहीं। तो वो क्या करेगा कि अंदर से एक दूसरा फोर्स वो उत्पन्न करेगा, और वो क्या करेगा कि हम जो फोर्स दे रहे हैं उसके अपोजिट वर्क करेगा, यानी कि उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मान लीजिए हमने रबर बैंड को खींचा है, तो क्या हुआ, हमने उसे बाहर से फोर्स लगाया है, लेकिन हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा, फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, यानी कि वो हमें खींचा तो अंदर से वो दबने का प्रयत्न करेगा, फिर से संकोच होने का ट्राई करेगा। तो संकोच होता है वो किसके लिए, किसकी वजह से होता है, तो कि भाई स्ट्रेस की वजह से, यानी कि वो बोलते हैं हमें रिस्टोरिंग फोर्स। वो हो गया हमारा स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस के दो टाइप थे, वो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल में दो आता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। अगर कोई स्ट्रेस के लिए पदार्थ अपने
लेंथ अपने जो पदार्थ है वो अपना डायमेंशन छोटा करता है यानी कि कॉम्प्रेस होता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और पदार्थ खींचता है तो उसे बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के भी दो हो गए टाइप ऑफ द स्ट्रेस। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रेन की। तो क्या होता है स्ट्रेन? पहले तो मैंने आपको हम अपनी ओर से समझ लेते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो बात आती है स्ट्रेन की। अब आप मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टील है या कोई भी रबर है, उसका मेरे पास एक क्या है, ऐसा कोई सलिया है, बार है मेरे पास उतना। चलो इधर से हम 3D में ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ होगा। उसके न्यूट्रल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं दूसरे कलर से। चलो ऐसा कोई है हमारे पास, एक सलिया है, चाहे स्टील का ले लो चाहे रबर का ले लो। ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या है, उसकी न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस यानी कि क्या है कि उसकी सेंटर में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन, उसे हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। जैसे कि कोई आपके पास अभी एक बुक होगी तो क्या होगा कि आप उसे दो उंगली पर रखने की कोशिश करोगे तो कोई बीच में से उसको आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपने उसे पकड़ा तो वो क्या है, स्थिर हो जाएगी, यानी कि अपनी एक उंगली पे खड़ी हो जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आपको पढ़ना है ए चैप्टर के बाद। लेकिन अभी आप ऐसा समझ लो कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है जो उसके सेंटर में से पसार होती है। अब ये हमारी नॉर्मल लेंथ है। हम मान लो कि ये नॉर्मल लेंथ जो है हमारी वो 10 मीटर की है। ऐसा तो 10 नहीं होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अभी एग्जांपल के तौर के मान लो कि ये 10 मीटर का उसका लेंथ है और 2 मीटर का इसका डायामीटर है। ऐसा हमारे पास कोई एक सलिया है। अब क्या होता है, हमें पढ़ना है स्ट्रेन। तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रेस आता है वहाँ वहाँ पे स्ट्रेन मुफ्त में मिल ही जाता है। अब हमने क्या किया, इसको ये जो हमारा स्टील का रोड है उसके ऊपर हम फोर्स डालते हैं। सब फोर्स भी हमारा दो प्रकार के है, स्ट्रेस हमारे दो प्रकार के, एक तो टेंजेंशियल है और नॉर्मल है। नॉर्मल में भी दो प्रकार पड़ते हैं, एक कॉम्प्रेसिव है तो टेंसाइल है। तो हम पहले इस पे डालते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस यानी कि ऐसा होगा, दोनों ओर से इस तरह से फोर्स आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मान लो कि हमने वहां पे कोई F किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया तो क्या होगा कि ये जो हमारा स्टील का रोड है वो 10 मीटर का है, उसके जगह 7 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि दबेगा, जितना दबाएगा उतना दबेगा। और ये जो डायामीटर है उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। चलो लेंथ तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इतनी हुई है उसकी लेंथ, लेकिन डायामीटर क्या होगा उसका, बढ़ेगा, कि जो पहले 2 मीटर थी उसकी जगह पे अब ये डायामीटर शायद 2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पर क्या किया है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। लेकिन न्यूट्रल ऑफ एक्सिस तो वहीं पे वहीं रहेगी। अब दूसरा हम उस पर डालते हैं टेंसाइल फोर्स। तो हम टेंसाइल फोर्स यानी कि ऐसे आएगा टेंसाइल फोर्स। तो हमने टेंसाइल फोर्स डाला तो उसका क्या होगा,
हमने टेंसाइल फोर्स डाला तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये रोड है उसकी लेंथ में क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेंथ हमारा उसका बढ़ेगा। 10 मीटर है तो 10 मीटर से वो ज़्यादा हो जाएगा। और जो हमारा 2 मीटर का डायामीटर है वो क्या होगा, लंबा हो रहा है तो वो 2 मीटर से कम हो जाएगा, इधर वो 2 मीटर से कम हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप समझ रहे हो। तो फिर हम स्ट्रेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चलो हम वापस पीपीटी पे आ जाते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल तौर की हम समझ लें, पहले हमारे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। कहाँ पे गए हमारा स्ट्रेस। चलो हमने पहले कौन सा फोर्स डाला, तो भाई हमने कंप्रेसिव फोर्स डाला, ठीक है। तो पहले हमारा लेंथ था, सबसे पहले कोई फोर्स मैंने नहीं डाला था, तब तक हमारा लेंथ कितना था, 10 मीटर। बाद में मैंने उस पे कंप्रेसिव फोर्स डाला और उसकी लेंथ में क्या चेंज हो गया। चलो कंप्रेसिव की जगह टेंसाइल ले लेते हैं एग्जांपल की ओर से। हमने उस पदार्थ को खींचा तो क्या होगा, उसकी लेंथ जो 10 मीटर होगी वो 10 नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कि मान लो कि खींचने के बाद, खींचने से पहले L1 टू L2 खींचने के बाद 12 मीटर हो गई लेंथ उसकी। तो हमारी लेंथ में डिफरेंस कितना आया फोर्स के बाद, तो उसे हम डेल्टा एल बोलते हैं। तो वो डिफरेंस कितना आया, 10 मीटर माइनस 12 मीटर, यानी कि -2 मीटर। और मीटर तो माइनस में होता नहीं है, हम अभी सिर्फ डायरेक्शन की कोई बात नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लेते हैं। तो हमारे में चेंज कितना आया, 2 मीटर का चेंज आया। वो क्या हो गई हमारा डेल्टा एल। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी थी हमारी, डेल्टा एल। फिर हमारा ओरिजिनल लेंथ क्या था, L1। और स्ट्रेस तो हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, और स्ट्रेस तो हम डिनोट करते हैं सिग्मा। सिग्मा जो होता है वो हमारा स्ट्रेस होता है, और ये जो एप्सिलॉन है वो हमारा स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को हम गुजराती में विकृति बोलते हैं। विकृति यानी कि क्या है कि उसमें जो डिफॉर्मेशन रह गया वो। तो स्ट्रेन का क्या इक्वेशन है कि चेंज इन अ लेंथ और चेंज इन अ डायमेंशन और चेंज इन अ शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पोजीशन, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। द फंक्शनल चेंज इन अ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। इधर देख लो, पहले कोई एक एल लेंथ थी, कोई हमारे पास चीज थी, फिर हमने क्या किया, उसको खींचा, पी फोर्स से खींचा, तो क्या हो गया, उसकी लेंथ में फर्क आ गया। तो कितना फर्क आ गया, डेल्टा जितना। तो डेल्टा हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन डिनोट करता है स्ट्रेन। फिर स्ट्रेन का इक्वेशन, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने भी वही किया था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इसका यूनिट जानना है, स्ट्रेन का यूनिट क्या है। जैसे स्ट्रेस का तो यूनिट है जो प्रेशर का है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो स्ट्रेन का क्या है, तो हम यूनिट देखते हैं, चेंज इन लेंथ। मान लो कि पहले 10 मीटर थी, फिर 12 मीटर थी, तो लेंथ का चेंज कितना आया, 2 मीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 मीटर। और ओरिजिनल क्या थी हमारी, 10 मीटर, तो भी लिखते हैं 10 मीटर। तो मीटर मीटर तो कैंसिल आउट हो गया। तो स्ट्रेन का यूनिट क्या है, तो कि भाई स्ट्रेन यूनिट लेस है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट है नहीं। कैसे नहीं है, तो हमने ऐसा साबित किया कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाता है। और स्ट्रेन की वैल्यू कहाँ क्या आई यहाँ पे, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.2 वो हो गया हमारा स्ट्रेन का वैल्यू। इट हैज अ नो यूनिट,
एंड इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगा उसका। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन द स्ट्रेन इज अ थ्री टाइप का स्ट्रेन आता है। कया कया देखते हैं। पहला आता है लॉन्जिट्यूडनल, फिर वॉल्यूमेट्रिक और आता है शियर स्ट्रेन। अब तीनों में क्या फर्क है वो मैं आपको समझाता हूँ। कौन कौन सा चेंज हुआ। पहले तो लॉन्जिट्यूडनल यानी कि 1D एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो होता है, उसमें जो चेंज आता है उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल। मीन्स के अभी हमने वो स्टील का एग्जांपल लिया था, ऐसा कोई सलिए का, तो उसमें जो चेंज आया वो क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं। मान लो कि हमारा 10 मीटर का था और ये 2 मीटर है या 1 मीटर जितना पतला था, तो 10 मीटर के साथ में 2 मीटर हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको किसी के पास से 1000 और 10 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, वो 1000 रुपये आपको देगा 1000, तो आप 10 रुपये, आप चलो ना भाई चलता है, भाई इतनी बड़ी रकम में 10 रुपये का क्या है। तो 10 रुपये हमने जैसे नेगलेक्ट कर दिए, यानी कि 1D एलिमेंट के जो कोई लंबा है और उसका डायामीटर बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा, चेंज होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, लेंथ है तो लेंथ में ही होगा। फिर हम बोलते हैं दूसरा शियर। मान लो कि 2D एलिमेंट मेरा कोई है और इसमें मैंने स्ट्रेस लगाया, तो इसका जो होगा चेंजेस वो क्या होगा, ए डायमेंशन में भी होगा और ए डायमेंशन में भी होगा। इसमें होते हैं तो 1D में भी होते हैं तो दोनों डायमेंशन में, लेकिन 1 डायमेंशन के क्या है, वैल्यू ज़्यादा है और दूसरा सा है वो छोटा सा है, तो वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब शियर में क्या होता है कि दोनों डायमेंशन में क्या होता है, चेंजेस होता है, तो दोनों डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन हुआ तो उसे बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन। और फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि हमारा कोई एलिमेंट है वो कैसा है, 3D के अंदर है, कुछ इस तरह से 3D के अंदर हमारा कोई एलिमेंट है और हम इसमें कोई टेंशन या कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो डायमेंशन में चेंज आएगा वो तीनों डायरेक्शन में आएगा, ए वाला और ए वाला, तीनों डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में चेंज आया, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन का तो यूनिट कोई है ही नहीं, यानी कि स्ट्रेन है वो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसका 3 टाइप है, जैसे लॉन्जिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ तक आपको समझ पड़ गया। अब हम चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की ओर। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ऐसे भी याद रख सकते हैं 1D, 2D और 3D। जैसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में समेशन यानी कि एप्सिलॉन एक्स हुआ, यानी कि वो क्या बताता है कि एक्स डायरेक्शन में जो है स्ट्रेन है, इधर मैं एप्सिलॉन वाई लिखता हूँ तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि जो मेरा स्ट्रेन है वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये बात हो गई स्ट्रेन की। स्ट्रेस का बात हो गया, स्ट्रेन का बात हो गया। अब मोस्ट आईएमपी और जब भी इलास्टिसिटी या फिर कोई पदार्थ की प्रॉपर्टी के बारे में बात आएगा तो वहाँ से सबसे पहले हमें ये माइंड में रखना है हुक्स लॉ। व्हाट इज द हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या है? तो न्यूटन्स लॉ क्या है कि न्यूटन ने जो लॉ दिया उसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। वैसे ही हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे उसने अपनी ओर से एक दो लॉ दिए हैं, नियम बनाए, उसे हम बोलते हैं हुक्स के नियम। जैसे न्यूटन्स के नियम थे वैसे हुक्स के नियम। और हुक्स के नियम कहाँ पे काम आते हैं? तो जहाँ पे भी कोई भी पदार्थ की इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी या स्ट्रेस और स्ट्रेन वो सब हमें फाइंड करना हो वहाँ पे हुक्स लॉ आता है। अब हुक्स लॉ क्या कहता है तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी कि दो चीज है जो आप समझ गए हो। एक होता है स्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेन। इतना है हमारे पास। स्ट्रेस को हम सिग्मा डिनोट करते हैं,
स्ट्रेन को एप्सिलॉन डिनोट करते हैं। अब हुक्स नाम के वैज्ञानिक ने ऐसा बताया कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके किसके खिलाफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन के खिलाफ, एक एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने स्ट्रेस ली, वाई एक्सिस है वहाँ पे स्ट्रेन ली। तो हुक्स ने ऐसा बताया, ध्यान से देखना, कि कोई भी पदार्थ हो, एक 1 मिनट प्लीज, चलो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज हो, उसका स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता है। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि मैं आपको ग्राफ में दिखाऊं तो क्या होता है, ऐसा हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है। किस प्रकार से कि जैसे जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है वैसे वैसे यहाँ पे स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा कहाँ तक चलेगा, तो उसकी भी एक लिमिट है कि जब तक कोई भी पदार्थ उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा। इलास्टिक लिमिट क्या है वो मैंने आपको बताई आगे। जब भी कोई पदार्थ उसकी इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर रहेगा तब तक ये पॉसिबल है। यहाँ पे आ गया इलास्टिक लिमिट, ये हो गया हमारा इलास्टिक लिमिट। तो हम हुक्स के लॉ में ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या है, स्ट्रेन के इक्वली प्रोपोर्शनल में है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस कम होगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी कम होगा। लेकिन कहाँ तक कि उसके इलास्टिक लिमिट के प्रॉपर्टी तक। तो हम देखते हैं विद इन द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी, ये आईएमपी है, ये लिखना ही रहेगा, ये होना ही चाहिए। द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इज द प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप इतना ही याद रखिए आज। तो जो यंग मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे। लेकिन उसका लो क्या है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन अ इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो आपको आज का यहाँ तक रखना है। मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, हम वहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन में पहला मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर दूसरा हम बोलते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और हम तीसरा लिखते हैं, तीसरा हमारा क्या हो गया, हुक्स लॉ। ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन अभी। ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चन का अटेंडेंस में आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो पिछले का रिवीजन किया, हुक्स लॉ क्या होता है वो, और स्ट्रेन हमने पूरा एग्जाम्पल के साथ पूरा जो है वो कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया। अगर कोई भी क्वेरी रहती है आपको हमारे टॉपिक के अंदर तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। तो आपको फटाफट से क्या करना है, मुझे आंसर दे देने हैं, अटेंडेंस में आप कर लूँगा। और आपको ये असाइनमेंट, और एक बात फिर कि आपका असाइनमेंट अप्रूव हो या ना हो उसके आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस हो ही जाएगी। जिसने जिसने भी
असाइनमेंट सबमिट किया है उसको अप्रूवल मिले या ना मिले वो कोई मेजर बात नहीं है, लेकिन आपको सबमिट कराना है। आपका सबमिट देख के मैं अटेंडेंस कर दूंगा, ठीक है। और आपको स्क्रीनशॉट भेजना नहीं है, खुद से लिख के फिर भेजना है। स्क्रीनशॉट यानी कि मेरे पीपीटी के स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है। तो तब तक के लिए जय भारत।